कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सेक्शन 152(6) रिटायरमेंट की बात करता है। डायरेक्टर का कैसे रिटायर हो गया, रोटेशन के थ्रू रिटायर हो गया। 41 कहता है नॉट लेस देन 2/3 टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी, मतलब कम से कम 2/3 तो होने ही चाहिए, नॉट लेस देन, उससे कम नहीं होने चाहिए। नॉट लेस देन टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी के उनको शैल the person whose period of the office is liable to be determined by the retirement of the director by the rotations, मतलब उनको रोटेशन लगाना पड़ेगा हमको, जो लायबल रहते हैं डायरेक्टर उनके लिए। सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द AGM। ये जो भी होंगे सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द EGM, और उनको फिर से हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं जनरल मीटिंग्स के अंदर। अपॉइंटमेंट ऑफ द रोटेशनल डायरेक्टर जो होगा एन, द नंबर ऑफ द डायरेक्टर होगा वो लायबल होगा रिटायरमेंट के लिए फॉर द रोटेशन, मतलब उनके ऊपर रोटेशन लगाकर उनको रिटायर करना है, फिर उसको फिर से हम लोग रीअपॉइंट कर सकते हैं। इन द नॉन रोटेशनल डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कब होगा, AGM के अंदर अपॉइंटमेंट होता है। जो फर्स्ट डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, जब इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनीज होती है वहाँ से लेकर कब तक फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, तो AGM के अंदर तक फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होता है, जो फर्स्ट AGM होती है वहाँ तक। उसके बाद क्या होता है, तो 1/3 को रिटायर किया जाता है बाय द रोटेशंस, और वो नंबर 3 के अंदर होना चाहिए, मतलब 3 के मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, तो 3 नंबर्स के अंदर होना चाहिए। एग्जांपल देखेंगे क्लियर होगा। प्रोविजन ऑफ द रिटायरमेंट कैसे होगा, तो एप्लीकेबल टू द पब्लिक कंपनी। प्रोविजन ये जो रिटायरमेंट का है ये एप्लीकेबल किसको रहता है, पब्लिक कंपनी को रहता है, या तो प्राइवेट कंपनी को रहता है, लेकिन यहाँ पर कौन सी प्राइवेट कंपनी होगी, जो सब्सिडरी होगी पब्लिक कंपनी की, यानी अगर पब्लिक कंपनी पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, और उसकी सब्सिडरी अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसको भी यह प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आर्टिकल परमिट करता है तो अपॉइंटमेंट किया जाता है सारे डायरेक्टर का एज अ नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। सारे डायरेक्टर को नॉन रोटेशनल लगाएंगे, मतलब उसके अंदर कोई रोटेशन नहीं होगा, या तो वो परमानेंट डायरेक्टर्स हो जाएंगे। ऐसा आर्टिकल्स के अंदर होता है तो कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल्स के अंदर ऐसे परमिशन नहीं मिलेगी। अबाउ टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्टर शेल नॉट इंक्लूड द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्टर का कैलकुलेशन है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं करना है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है वो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर होता है। नॉमिनी डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डायरेक्टर लायबल फॉर द रिटायरमेंट। नॉमिनी डायरेक्टर भी हम लोग उसको रोटेशन लगा के रिटायर नहीं कर सकते। नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बाय द वर्च्यू ऑफ द शेयर होल्डिंग इन द गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर इनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है, वो भी रिटायर नहीं होता। 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्टर लायबल होते हैं फॉर द रोटेशन बाय द रोटेशन, आउट ऑफ विच 1/3 जो होते हैं वो एक्चुअली रिटायर होते हैं बाय द रोटेशन। एग्जांपल देखते हैं मॉड्यूल में से। खत खाता एडवाइजरी लिमिटेड, यहाँ पर लिमिटेड आ गया, मतलब ये क्या है, पब्लिक कंपनी है, तो क्या इसके अंदर रोटेशन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कंस्टिट्यूट इट्स बोर्ड विद 12 डायरेक्टर, 12 डायरेक्टर है उसके, 2 डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, 1 डायरेक्टर जो है वो नॉमिनी डायरेक्टर है, तो तीनों को निकाल देना है इसमें से। एज पर द प्रोविजन ऑफ द 152 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द रोटेशनल डायरेक्टर्स शेल बी एप्लीकेबल टू द पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को एप्लीकेबल होता है। देयरफॉर द खाता एडवाइजरी लिमिटेड जो है, खत खाता एडवाइजरी लिमिटेड, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ द रेशनल डायरेक्टर जो कि लायबल है रिटायर फॉर द रोटेशंस। टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स जो होल्ड करेंगे ऑफिस वो कितने हैं, 12 डायरेक्टर हैं। इट शुड बी नोटेड दैट, इसमें से हमको नोट करने वाली बात है कि एटलीस्ट 2/3 जो होंगे टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्टर, मतलब इन 12 में से 2/3 जो होंगे वो लायबल होंगे रिटायरमेंट फॉर द रोटेशंस। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है, नॉमिनी डायरेक्टर जो होता है उसको काउंट नहीं किया जाता टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्टर में। इसके लिए 12 में से 3 निकालेंगे तो 9 बचेंगे, इसको काउंट किया जाएगा एज अ टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्टर। इसमें से 2/3 निकालेंगे तो 9 का 2/3 करेंगे तो 6 आएगा। ये लायबल होंगे फॉर द रिटायर बाय द रोटेशंस। 1/3 इसमें से देखेंगे जो कि लायबल होंगे टू द रिटायर बाय द रोटेशन। 6 का 1/3 करेंगे तो 2 डायरेक्टर आ गए। ये जो डायरेक्टर 2 होंगे ये एक्चुअल में रिटायर होंगे बाय द रोटेशन EGM के अंदर। कंपनी इज हैविंग 6 डायरेक्टर, 6 डायरेक्टर है। डायरेक्टर लायबल फॉर द रिटायर बाय द रोटेशंस कितने होंगे, तो 6 का 2/3 करेंगे तो 4 हो गया। नंबर ऑफ द डायरेक्टर रिटायर EGM के अंदर कितने होंगे, तो 4 का 1/3 करेंगे तो 1.33 आ गया। यहाँ पर नियरेस्ट कर देना होता है तो 1, एक डायरेक्टर रिटायर हो जाएगा EGM पे। कंपनी के 7 डायरेक्टर है, 7 डायरेक्टर में से रिटायर बाय द रोटेशन कितने होंगे, तो 7 का 2/3 करेंगे तो 4.7, या तो हम बोलेंगे सेफाई क्यू, यहाँ पर नॉट लेस देन 2/3, मतलब 2/3 नॉट लेस देन 2/3 होना चाहिए, मतलब कितना करेंगे हम लोग यहाँ पर राउंड ऑफ 5 आ जाएगा। नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स टू रिटायर एट एन EGM कितना होगा, तो 5 का 1/3 करेंगे तो 1.67, तो नियरेस्ट अगर हम लोग बोले तो 2 डायरेक्टर रिटायर हो जाएंगे। कंपनी के 9 डायरेक्टर आउट ऑफ विच 3 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्टर कैलकुलेशन के अंदर कितना होंगे, तो 6 हो जाएंगे। ओनली 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उसको एक्सक्लूड किया जाता है। 9 में से 3 निकाला तो 6 हो गया। रेस्ट का कैलकुलेशन जो ऊपर दिया गया वैसे ही होगा। इसके बाद देखते हैं
जो डायरेक्टर लॉन्गेस्ट ऑफिस को होल्ड करके बैठा है उसको रिटायर करना है पहले। अगर अपॉइंटमेंट डेट सेम होती है दो डायरेक्टर्स की तो उसके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लेना है रिटायरमेंट का, मतलब कौन जाएगा वो खुद ही डिसाइड कर लो। अदरवाइज़ ड्रॉ करना है लॉट, मतलब चिट्ठी मिट्टी उछाल के ना देख लो कि कौन जाने वाला है। फाइलिंग द वैकेंसी ऑफ द रोटेशनल डायरेक्टर एट एन AGM अपॉइंटमेंट रिटायरिंग द डायरेक्टर, मतलब जो AGM होती है उसके अंदर जो रिटायर किया जाता है रोटेशन के द्वारा उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं। और सम अदर पर्सन देयर टू AGM नॉट हेल्ड, अगर AGM ड्यू डेट पर नहीं हुई तो रिटायरमेंट ऑफ द रोटेशनल डायरेक्टर को हम लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, वैकेट कर देनी पड़ेगी डायरेक्टर को उसकी ऑफिस इमीडिएटली, मतलब तुरंत ही उसको खाली कर देनी पड़ेगी। भले AGM नहीं हुई, AGM की डेट पे AGM नहीं हुई तो ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टर होल्ड करके बैठेगा उसकी ऑफिस जब तक AGM नहीं होती वहाँ तक। जिस डेट पे AGM होनी थी उस डेट पे AGM नहीं हुई तो वैकेट कर देनी पड़ेगी ऑफिस डायरेक्टर्स को, पोस्टपोनमेंट नहीं कर सकते उसके अंदर। रिमेनिंग 1/3 और लेस नंबर ऑफ द टोटल डायरेक्टर नॉट लाइबल टू रिटायर बाय द रोटेशन कॉल्ड द नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, जो 1/3 बच जाते हैं वो कौन रहते हैं, वो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर होते हैं, वो लाइबल नहीं होता रिटायरमेंट के लिए बाय द रोटेशंस। डीम अपॉइंटमेंट कब बोलेंगे कि ये अपॉइंटमेंट हो चुकी है, डीम्ड मतलब पहले से मान लिया है कि ये अपॉइंट हो गए हैं। तो एग्जॉर्नमेंट ऑफ द जनरल मीटिंग, अगर जनरल मीटिंग को एग्जॉर्नमेंट किया जाता है, मतलब कि अगर जनरल मीटिंग जिस डेट पे है उस डेट से एग्जॉर्नमेंट किया जाता है नेक्स्ट वीक के अंदर सेम टाइम सेम प्लेस के ऊपर जो एग्जॉर्नमेंट किया जाता है जनरल मीटिंग्स का, तो वो जो पीरियड हुआ वो 1 वीक का जो पीरियड हुआ उसके अंदर डीम किया जाता है कि जो डायरेक्टर्स पहले से अपॉइंटेड हैं वही डायरेक्टर अभी भी अपॉइंटेड रहेंगे। एट एन एग्जॉर्नमेंट डीम्ड रीअपॉइंटमेंट, एग्जॉर्नमेंट के अंदर डीम्ड रीअपॉइंटमेंट माना जाता है कि उनको फिर से रीअपॉइंट कर लिया गया है उस डेट तक के जब तक एग्जॉर्नमेंट हो रहा है वहाँ तक। एक्सेप्शंस के अंदर क्या आएगा, तो हिज रीअपॉइंटमेंट नॉट कंसिडर्ड फेवरेबल, अगर ऐसा लगता है कि उसका जो रीअपॉइंटमेंट है वो फेवरेबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ द नॉन पासिंग ऑफ द रिजोल्यूशन, तो ये एक्सेप्शंस हो जाता है, फिर उस केस के अंदर वैकेट हो जाएगी उसकी ऑफिस। नोटिस राइटिंग टू द बोर्ड एक्सप्रेस इज अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड, अगर बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर जो है उसने ही बोल दिया, नोटिस दे दी, मतलब जो डायरेक्टर है उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नोटिस दे दी कि मेरे को रहना ही नहीं है, मेरे को रीअपॉइंट होना ही नहीं है, तो फिर एक्सेप्शन का केस आ गया, उसके अंदर डीम अपॉइंटमेंट नहीं होती है। डिसक्वालिफिकेशंस अगर है डायरेक्टर की तब भी यहाँ पर डीम अपॉइंटमेंट नहीं होती है। रिजोल्यूशन ऑफ द स्पेशल ऑर्डिनरी फॉर द अपॉइंटमेंट और द रीअपॉइंटमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अगर रिजोल्यूशन स्पेशल या तो ऑर्डिनरी पास किया जाता है अपॉइंटमेंट के लिए या तो रीअपॉइंटमेंट के लिए इस एक्ट के अंदर, तब भी यहाँ पर डीम अपॉइंटमेंट नहीं होती है। ई देखते हैं सेक्शन 162 अगर कन्वेट करता है एंड 2 और द मोर अपॉइंटमेंट मेड बाय द सिंगल रिजोल्यूशंस आर वॉइड, अगर 2 या तो 2 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट कर ली सिंगल रिजोल्यूशन पास करके तो वो वॉइड हो जाता है, तो उसके अंदर भी डीम अपॉइंटमेंट नहीं होती है। सेक्शन 152(6)(7), 152(6) और 152(7) जो है उसके अंदर क्या बताया, 152(6) के अंदर रिटायरमेंट डायरेक्टर बाय द रोटेशंस बोला गया है, और ये जो 7 है इसके अंदर डीम रीअपॉइंटमेंट की बात की गई है। इन दोनों केसेस के एक्सेप्शंस क्या हैं, तो गवर्नमेंट कंपनी जो है जो कि नॉट अ लिस्टेड कंपनी नहीं होनी चाहिए, एज वेल एज द सब्सिडरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, यानी गवर्नमेंट कंपनी जो कि लिस्टेड कंपनी नहीं है एज वेल एज जो कि सब्सिडरी कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी की, उन दोनों के लिए एक्सेप्शन है, वो दोनों ये फॉलो ना करें तो चलेगा। कौन सा, रिटायरमेंट ऑफ द डायरेक्टर बाय द रोटेशंस या तो डीम रीअपॉइंटमेंट इन सर्टेन केसेस के अंदर। लेकिन ये कब मिलेगा उनको एक्सेप्शंस, अगर उन लोगों ने डिफ़ॉल्ट नहीं कमिट किया गया होगा अंडर सेक्शन 137 मतलब फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तो 92 के अंदर जो कि क्या है एनुअल रिटर्न फाइलिंग है। डीन अलॉटमेंट, बाय डीन कौन अलॉट करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है डीन को। पर्पस क्या होता है इसका, तो आइडेंटिफाइड करना है कि कौन सा डायरेक्टर कौन सी कंपनी में बैठा है। LLP डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर, LLP के लिए क्या होता है, तो DPIN होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये इशू किया जाता है अंडर सेक्शन 7 ऑफ द LLP एक्ट 2008। एग्जाम्पल देखते हैं, मिस्टर राजेश करके कोई है, उसका DIN नंबर है 00452568 एंड ऑलरेडी अपॉइंटेड इन द राज इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, वो अपॉइंट है किसके अंदर, राज इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, उसका जो अपॉइंटमेंट है वो कहाँ पर हुआ है, कर्नावत इंडस्ट्रीज़ LLP के अंदर हुआ है एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो पार्टनर बना है किसके अंदर, कर्नावत इंडस्ट्रीज़ LLP के अंदर।
तो क्या होगा, हियर डज नॉट रिक्वायर टू अप्लाई द डी पिन, तो क्या उसको सेपरेटली डी पिन अप्लाई करना पड़ेगा? उसके पास तो पहले से ही डिन है, नहीं, उसको डी पिन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके डिन से ही काम चला सकता है। एज पर द सेक्शन 7 ऑफ द LLP एक्ट 2008, डीन जो है वो कैन बी यूज्ड एज अ डी पिन फॉर द डेजिग्नेटेड पार्टनर। जो सेक्शन है 7 LLP का, उसके अंदर बोला गया है कि जो डिन है उसको आप डी पिन की तरीके से यूज़ कर सकते हो। DIN used as a DPIN. A rule line, director of the company's form DIR3 file to the central government along with the prescribed fees. Rule line क्या बोलता है कि डायरेक्टर जो है कंपनी का, उसको DIR3 फाइल करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, किसके साथ? प्रिस्क्राइब फीस के साथ उसको ये फॉर्म देना पड़ेगा। इफ़ द डायरेक्टर नॉट हैविंग द डीन, अगर डायरेक्टर के पास डीन नहीं है तो मैक्सिमम 3 डायरेक्टर प्रपोज किए जा सकते हैं। कैन बी गेट इट थ्रू द INC 32 स्पाइस का INC 32 भर के 3 डायरेक्टर को प्रपोज किया जा सकता है डिन के लिए। मतलब जब आप इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का स्पाइस भरोगे उसके अंदर आप 3 डायरेक्टर को डिन दिला सकते हो मैक्सिमम। एग्जाम्पल देखते हैं इसका मॉड्यूल में। मिस्टर वरुण, अंकित एंड पराग प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना चाहते हैं। दे डू नॉट हैव द डिन बिकॉज दे आर बिकमिंग द डायरेक्टर इन द कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कंपनी खोल के डायरेक्टर बनना चाहते हैं। हियर दे कैन अप्लाई फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द डिन अलॉन्ग विद द फॉर्म ए ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, दैट इज़ फॉर्म INC 32 स्पाइस का फॉर्म INC 32 भर के वो लोग डिन अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द डायरेक्टर नॉट हैविंग डिन, ये तो हो गया मैक्सिमम। अप्लाइंग द डिन को कैसे अप्लाई किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर डिन को अप्लाई करना होता है। सेट डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली अटैच, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे डिन को अप्लाई करने के लिए? आपका फ़ोटो होना चाहिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, आधार पान ले लो एक्सेट्रा, प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी होना चाहिए, कहाँ रहते हो, बोर्ड रिजोल्यूशंस होना चाहिए जहाँ पर आप अपॉइंट किए जा रहे हो एज अ डायरेक्टर एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर। स्पेसिमेन सिग्नेचर ड्यूली वेरीफाइड, स्पेसिमेन सिग्नेचर होनी चाहिए, आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए जो कि ड्यूली वेरीफाइड की गई हो। DIR3 साइंड एंड सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली बाय द एप्लीकेंट ओन DSC। DIR3 को साइन और सबमिट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, किसके द्वारा? खुद की DSC के द्वारा। एंड वेरीफाइड किया जाता है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट CS के द्वारा, या तो MD के द्वारा, या तो डायरेक्टर के द्वारा, या तो CEO के द्वारा, या तो CFO के द्वारा, इनके द्वारा वेरीफाई किया जाता है। नेम ऑफ द पर्सन डजंट हैव द लास्ट नेम, अगर किसी बंदे का लास्ट नेम नहीं है तो हीज़ हर फादर नेम, उसका फादर का नेम या तो उसके ग्रैंड फादर का सरनेम, हीज़ हर फादर्स या तो ग्रैंड फादर सरनेम, सॉरी। अगर किसी का लास्ट नेम नहीं है तो उसके फादर या उसके ग्रैंड फादर का सरनेम जो मेंशन होता है उसको मेंशन कर सकते हैं हम लोग लास्ट नेम के अंदर। विद द डिक्लेरेशन इन द फॉर्म नंबर DIR3A के अंदर डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ इसको फाइल करना पड़ेगा। डिन अलॉट विद इन द 1 month फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, जब से आपने रिसिप्ट की एप्लीकेशंस की, जब से आपने एप्लीकेशन भरी उसके 1 महीने के अंदर आपको ये डिन नंबर मिल जाएगा। रूल 10 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड द क्वालिफिकेशंस ऑफ द डायरेक्टर रूल 2014 फॉलोइंग प्रोसीजर लगाई जाती है रिजेक्शन या तो अलॉटमेंट ऑफ द डिन के लिए। शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया, अगर इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हो तो सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेना पड़ता है, इनके पास से सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ता है। CG कम्युनिकेट द डिन अलॉटमेंट बाय द वे ऑफ द लेटर बाय द पोस्ट या तो इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 1 month। कैसे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कम्युनिकेट करती है? पोस्ट के माध्यम से करेगी या तो इलेक्ट्रॉनिकली आपको 1 महीने के अंदर आपने जब से एप्लीकेशन की होगी, आपकी रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन जब से होगी उसके 1 महीने के अंदर आपको ये मिल जाएगा। इनकम्प्लीट या तो अगर डिफेक्टिव एप्लीकेशन होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कम्युनिकेट करती है, प्लेस इट ऑन द वेबसाइट पर अगर वो डाल देती है या तो वो आपके ईमेल से आपको कम्युनिकेट करेगी कि ये इनकम्प्लीट है या डिफेक्टिव एप्लीकेशन है। रेक्टिफाइड द डिफेक्ट, आपको रेक्टिफाइड करना होगा इस डिफेक्ट को या तो इनकम्प्लीटनेस को कितने पीरियड के अंदर? 15 दिन के अंदर, जब से वेबसाइट पे या तो ईमेल पे आपका आया तब से।
सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रिजेक्ट कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है, फाइल फ्रेश एप्लीकेशन विद द कंप्लीट एंड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर रिजेक्शन या तो हो गया, अगर रिजेक्शन हो गया या तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, या तो आपको बोलेगी कि आप फ्रेश एप्लीकेशन कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ फाइल कीजिए। ट्रीट एंड लेबल द एप्लीकेशन एज इनवैलिड इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर वो इनवैलिड एप्लीकेशन गिनाएगी। इन्फॉर्म द एप्लीकेंट पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली और इन एनी अदर मोड। पोस्ट से या तो इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्म किया जाएगा या तो कोई अदर मोड से भी इन्फॉर्म किया जाता है जिसको भी जिसने भी अप्लाई किया है उसको। रिजेक्शन और इनवैलिड एप्लीकेशन फ़ीस सो पेड। एक बार आपने फ़ीस पे कर दी और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई या इनवैलिड हो गई तो नाइदर द रिफंड नॉर द एडजस्टमेंट विद एनी अदर एप्लीकेशन। आपको रिफ़ंड भी नहीं मिलेगा, ना ही आपका एडजस्टमेंट होगा किसी अदर एप्लीकेशंस के साथ। डिन वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए होती है। प्रोहिबिशन जो होता है वो क्या होता है कि आप एक से ज़्यादा डिन नहीं ले सकते हो एज पर सेक्शन 155। एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ताहिर was appointed as a director in the Bombay Textile Private Limited with the DIN. Now he wants to appoint as a director of the another company. Here Tahir shall have the existing DIN. For the appointment as a director in the new company he cannot apply for the another DIN. मतलब उसके पास पहले से DIN है तो अब वो फिर से अप्लाई नहीं करेगा DIN को। इसके बाद देखते हैं विद इन द 1 month फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द डिन। एक महीने के अंदर जो डिन की रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट से एक महीने के अंदर, मतलब जो डिन की रिसिप्ट आई उससे एक महीने के अंदर इंटीमेट ऑल द कंपनीज वेयर ही इज़ अ डायरेक्टर। एक महीने के अंदर जहाँ पर भी वो डायरेक्टर है उसको सारी उन कंपनीज़ के अंदर इंटीमेट करना पड़ेगा कि ये मेरा डिन है। विद इन द 15 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द इंटीमेशन। जैसे ही कंपनी को मिलता है ऐसा कोई इंटीमेशन डायरेक्टर्स के पास से तो कंपनी को 15 दिन के अंदर अंदर सारे डायरेक्टर्स का डिन जो होता है वो रजिस्ट्रार के पास बताना पड़ता है और एनी अदर ऑफिशियल्स और द अथॉरिटी जो भी स्पेसिफाइड किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब फीस के साथ। रूल 10A ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर रूल 2014। डायरेक्टर एक या तो एक से ज़्यादा कंपनी के अंदर ऑन और बिफोर 30 जून 2007 30 जून 2007 के पहले अगर कोई डायरेक्टर है एक या तो एक से ज़्यादा कंपनी के अंदर और उसने अभी तक इंटीमेट नहीं किया है उसका डिन, सच अ कंपनी सेल इंटीमेट द डिन एज पर द फॉर्म 3B। तो उसके अंदर फॉर्म 3B के अंदर इंटीमेट करना पड़ेगा किसको, डायरेक्टर को, कंपनी को डायरेक्टर के कंपनी को देना पड़ेगा ये। अभी कंपनी क्या करेगी, इंटीमेट बाय द कंपनी डिन इन द फॉर्म DIR 3C विद इन द 15 days। 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी जो होगी वो इसको किसको इन्फॉर्म करेगी, ROC को इन्फॉर्म करेगी रिसिप्ट ऑफ द इंटीमेशंस अंडर सेक्शन 156 के हिसाब से। मतलब जो भी रिसिप्ट आई जो डायरेक्टर के पास से उसके हिसाब से जो उसने डिन दिया है उसके हिसाब से कंपनी 15 दिन के अंदर अंदर ROC को DIR 3C फाइल करके बताएगी कि ये हमारा डायरेक्टर है। पनिशमेंट क्या होगी, पेनल्टी 25,000 रुपये तक की लगेगी। पेनल्टी कितनी लगेगी, 25,000 रुपये की। और कंटिन्यू अगर रहेगा ये तो 100 रुपये पर दिन की पेनल्टी लगेगी, मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक जा सकती है। हर डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर कंपनी का लायबल रहेगा पेनल्टी मिनिमम 25,000 एंड अगर कंटिन्यू रहता है ये फेलियर तो 100 रुपये पर डे की पेनल्टी लगेगी, मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक जाएगी। पनिशमेंट सेक्शन 152, 155, 156 डिफ़ॉल्ट अगर करते हो इन सेक्शंस में। रिटायरमेंट ऑफ द डिन 152 किसका है, रिक्वायरमेंट ऑफ द डिन, सॉरी 152 है रिक्वायरमेंट ऑफ द डिन। 155 है प्रोहिबिशंस ऑन ऑब्टेनिंग मोर देन 1 डिन, एक से ज़्यादा डिन ऑब्टेन नहीं कर सकते वो। और 156 है डायरेक्टर टू इंटीमेट, डायरेक्टर को इंटीमेट करना पड़ेगा उसका डिन। अगर इसके अंदर डिफ़ॉल्ट किया जाता है तो पेनल्टी लगती है कितनी, 50,000 रुपये की। एंड वेर डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू, अगर डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहता है तो 500 रुपये हर दिन की पेनल्टी लगेगी जब तक डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहेगा वहाँ तक। ये किसको लगेगी, डायरेक्टर को लगेगी। रूल 11 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर रूल 2014। यहाँ पर प्रोसीजर बताई गई है कि कैसे आप कैंसिल कर सकते हो, सरेंडर कर सकते हो या तो डीएक्टिव कर सकते हो डिन को। अगर आपके पास डुप्लीकेट डिन है तो मर्ज कर दीजिए उसको वैलिड रिटेन नंबर के साथ, मतलब जो वैलिड है उसके साथ मर्ज कर दीजिए दूसरे को। डिन रॉन्गफुली मर्ज्ड
डिन रॉन्गफुली मैनर, अगर आपने रॉन्गफुल मैनर के अंदर डिन लिया है या फ्रॉडियल मैनर के अंदर डिन लिया है तो बिफोर कैंसलेशन आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। क्या आप आपकी बात रखिए। रॉन्गफुल मैनर मीन्स, रॉन्गफुल मैनर का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट विच आर नॉट लीगली वैलिड, ऐसे डॉक्यूमेंट जो लीगली वैलिड नहीं होते, या तो जो इनकम्प्लीट होते हैं, या तो जो सपरेशंस ऑफ द मटीरियल इंफॉर्मेशंस, या तो रॉन्ग सर्टिफिकेशंस, मिसलीडिंग, फॉल्स इंफॉर्मेशंस, मिस रिप्रेजेंटेशंस, अगर ऐसा कुछ करके लिया गया है डिन तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड किया जाएगा और आपके ऊपर पेनल्टी पनिशमेंट भी लगेगी। फ्रॉड, अगर फ्रॉड करके लिया होगा तो डिन ऑब्टेन विथ इंटेंट टू डिसीव, मतलब इंटेंट टू डिसीव एनी अदर पर्सन्स और द अथॉरिटी इंक्लूडिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, छेतरपिंडी करके अगर आप डिन ऑब्टेन कर रहे हो, ये आपके मन में चल रहा है कि ये जो डिन है इससे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से छेतरपिंडी करेंगे या किसी और पर्सन से छेतरपिंडी करेंगे, तो ऐसे करके आपने डिन लिया होगा तो आपको पेनल्टी पनिशमेंट भरनी पड़ेगी। डेथ कंसर्न इंडिविजुअल, अगर किसी की डेथ हो जाती है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो? कैंसलेशन करा सकते हो, सरेंडर या तो डीएक्टिवेट करा सकते हो डिन को। कंसर्न इंडिविजुअल डिक्लेयर द पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड, अगर जो इंडिविजुअल जिसका डिन है अगर वो अनसाउंड माइंड का हो गया, मतलब पागल हो गया, तो आप उसका डिन कैंसिल, सरेंडर या डीएक्टिवेट करा सकते हो। कंसर्न इंडिविजुअल एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, अगर इंसॉल्वेंट हो गया, नादार हो गया, तब भी आप उसका करा सकते हो। एप्लीकेशन मेड इन द DIR 5 बाय द डिन होल्डर टू सरेंडर, एप्लीकेशंस करनी पड़ेगी DIR 5 के अंदर डिन होल्डर को उसको सरेंडर कराने के लिए, और इसके साथ उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो अपॉइंटेड नहीं है एज अ डायरेक्टर कोई अदर कंपनी के अंदर। सेड डिन यूज्ड फॉर फाइलिंग एनी डॉक्यूमेंट विद इन द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डीएक्टिवेट सच डिन। और ये जो डिक्लेरेशन है इसके साथ उसको लिखना पड़ेगा कि वो किसी अदर कंपनी के अंदर डायरेक्टर नहीं है, या तो उसका डिन कहीं पर भी यूज़ नहीं हो रहा है डॉक्यूमेंट के तौर पे। किसको देना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट डीएक्टिवेट कर पाए इस डिन को।